नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। इस समय कोलाहल मचा हुआ है बिहार में, क्योंकि जो गहन संशोधन मतदाता सूची का हो रहा है उसको लेकर त्राही त्राही लोग कर रहे हैं। किसी को लग रहा है कि उसकी नागरिकता जा रही है, किसी से उसका वोट का अधिकार छीना जा रहा है। 64 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए हैं और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को ये कहता है कि हम किसी कानून से बाध्य नहीं है कि हम आपको कारण बताएं और उस लिस्ट को बताएं कि कितने लोगों के नाम कटे हैं। अब ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रही है। आज दूसरा दिन था, कल भी ये सुनवाई चलेगी। अभी पिटिशनर्स के आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं और जिस तरीके से सुनवाई चल रही है आज के समय, आज में भी हम आपको बता दें कि जो मंगलवार के दिन योगेंद्र यादव की जो दलीलें थी उनकी बड़ी तारीफ हुई थी और बुधवार को भी चुनाव आयोग की दलीलों से सुप्रीम कोर्ट सहमत होता हुआ दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रही विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर प्रक्रिया में दिए गए 11 दस्तावेजों को मतदाताओं के लिए आसान और सही ठीक बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह भी कहा कि चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई ने मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए 11 दस्तावेजों को पहचान के तौर पर स्वीकार किया है। इससे ये प्रक्रिया सभी के लिए खुली है और आसान है। ये टिप्पणी उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आई जिनमें एसआईआर प्रक्रिया को मतदाताओं के लिए परेशानी वाला और कुछ लोगों को वोटिंग से रोकने वाला बताया गया था। चुनाव आयोग ने दावा किया है कि ये प्रक्रिया बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को सही करने के लिए शुरू की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो जो बातें कही हैं, उन्होंने आज जैसे जस्टिस बागची ने ये कहा कि ये पूरी जो लड़ाई है ये बैटल ऑफ एंटाइटलमेंट और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एंटाइटलमेंट की है उसके बीच है। यानी कि क्या चुनाव आयोग के डोमेन में ये है कि वो किसी की नागरिकता छीन ले, क्या वो इलेक्टोरल रोल से किसी का भी नाम हटा सकता है, ये बड़े सवाल है। आज हमारे साथ इन्हीं सब बातों पर बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त मिस्टर ओपी रावत है। रावत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है फेडरल देश पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग चुनाव आयोग कवर करते थे, जिस समय आप मुख्य चुनाव आयुक्त थे, आप लोगों के पास हम लोग कभी भी आते थे कोई डाउट के लिए तो तुरंत उस डाउट को या तो ईमेल के जरिए क्लियर करते थे या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप लोग बताते थे। यहाँ तक कि फोन पर भी हमने, आपको याद होगा, कई बार आप लोगों से पूछा था। आपके समय में मैंने ये नहीं देखा कि चुनाव आयोग की खिड़कियां बिल्कुल बंद हो गई हो, लेकिन आज के चुनाव आयोग की खिड़कियां बंद हो चुकी हैं, उसके कान बंद हो चुके हैं, वो सुनना ही नहीं चाहता ऐसा लग रहा है। क्यों ऐसा इंप्रेशन है सर? ये अनफॉर्चुनेट है कि ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन आपको लग रहा है, ओपिनियन मेकर्स को लग रहा है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ऐसे में काम करता है कि जहां सारी चीज़ें खुली हों, सबके लिए पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, ओपिनियन मेकर्स के लिए, सभी के लिए खुला रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो समस्याएं क्रिएट हुई हैं एसआईआर में या दूसरी शिकायतों के संदर्भ में, इनका एक मुख्य कारण यही है। इसमें एक तो तुरंत जांच नहीं करना, तुरंत पब्लिक डोमेन में ना जाना, सारे चीज़ें लोगों को नहीं बताना, ये सब मुख्य कारण है जिसकी वजह से ये लिंगर ऑन कर रहा है। लेकिन एसआईआर के बारे में आपका क्या कहना है सर, कि क्या ठीक चुनाव के पहले इस तरीके का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना अच्छा था, सही डिसीजन था? क्योंकि सारे पिटिशनर्स ये कह रहे हैं कि बहुत बेतुका था, इसको रोल बैक करना चाहिए। किसी भी तरीके से ये जो बिहार की जनता है उसके लिए ये लाभदायक है ही नहीं। हमारे सामने एक उदाहरण है पिछले 2003 के इंटेंसिव रिवीजन का। 2003 में इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, जबकि इलेक्शंस बिहार असेंबली के 2005 में थे, तो 2 साल का समय था। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये चुनाव के ठीक पहले इंटेंसिव रिवीजन करना ये निर्णय सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। चुनाव के पहले रिवीजन होना जरूरी है, ये मैंडेटरी है, लॉ का रिक्वायरमेंट है। इसीलिए चुनाव के पहले समरी रिवीजन कर लिया जाता था, जिससे कि इलेक्टोरल रोल का वेरिफिकेशन हो जाए, कोई नए वोटर जुड़ना चाहें तो वो जुड़ जाएं, और जो जिनकी डेथ हो गई है, जो चले गए हैं, वो हट जाएं। तो इतने से काम हो जाता था। इस बार इन्होंने इंटेंसिव रिवीजन का निर्णय लिया, जिसकी वजह से ये सारे विवाद उत्पन्न हुए। नहीं, लेकिन जब ये तीनों चुनाव आयोग जब ये फैसला ले रहे थे कि हमें एसआईआर करना है, उसके पीछे का लॉजिक क्या था? क्या इन्होंने नहीं सोचा कि इसका असर क्या होगा? इस तरीके से त्राही त्राही मच जाएगी और इतनी बड़ी पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, जहां पर सारे विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि अरे चुनाव आयोग तो बीजेपी से मिल गया है, कोल्यूड कर रहा है, किसी तरीके की साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है। क्या ये चीजें
चुनाव आयोग ने नहीं सोची थी? जो तीनों चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने क्या सोचा नहीं होगा इस चीज को? ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था और उन्होंने क्या सोचा था, लेकिन ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पिछले इलेक्शंस के बारे में इलेक्टोरल रोल की कुछ गड़बड़ियों की बहुत शिकायतें हुई, थोड़ा उससे प्रेशर बढ़ा होगा और बिहार इलेक्शन आते समय ये सोचा गया होगा कि इस बार हम इंटेंसिव रिवीजन करके एक उदाहरण प्रस्तुत कर देंगे कि बिल्कुल प्योर इलेक्टोरल रोल के बेसिस पे चुनाव हुए हैं, कहीं कोई गलती नहीं है। तो उस चक्कर में ये निर्णय हो गया। जैसे जैसे उसकी अनफोल्ड होती गई परतें और गड़बड़ियां सामने आती गई, वैसे वैसे इलेक्शन कमीशन ने कोशिश की है कि रिसोर्स पुअर लोगों को भी फैसिलिटेशन हो, लेकिन अभी भी ये लिंगर ऑन कर रहा है क्योंकि अभी बात पूरी नहीं हुई है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इससे किसी भी तरह से अपना निजात पा लेगा। नहीं, लेकिन सर कितना भी सही नियत हो चुनाव आयोग की, मैं नहीं डाउट करना चाह रही हूँ कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, हम क्यों उसकी नियत पर डाउट करें, लेकिन कितना भी आप सही माने इलेक्शन कमीशन को, लेकिन 64 लाख लोगों के नाम डिलीट कर देना ये साधारण बात तो नहीं है। ये कहाँ से हो गया? बिल्कुल साधारण बात नहीं है। और अगर आपको किसी पर संदेह है कि बिना नागरिक हुए उसने वोटर राइट ले लिया है, इलेक्टोरल रोल में नाम जुड़वा लिया है, तो उसके लिए कानून में अलग से प्रक्रिया निर्धारित है कि आप उसको शो कॉज नोटिस दीजिए, उसको बुलाइए, उससे एविडेंस लीजिए और अगर वो भी संतोषजनक ना हो तो उसकी व्यक्तिगत सुनवाई भी करिए और उसके बाद पासिंग द ऑर्डर कि हम आपको डिलीट करते हैं वो कर दीजिए और उसके बाद भी उसको अपील का अधिकार रहता है। तो ये प्रक्रिया उसमें है, उसके लिए एसआईआर की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप जितने भी लोगों पे आपको संदेह था उन सबको आप निकाल सकते थे, बाकी लोगों को परेशान करने की आवश्यकता नहीं थी एसआईआर के माध्यम से। नहीं, लेकिन चुनाव आयोग अगर जरा सी भी इंटेंशन होता कि जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उसको सही करने की अगर नियत होती, तो फिर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जो काउंटर एफिडेविट दिया तो ये नहीं कहता ना कि हमने जितने नाम डिलीट करे हैं 64 लाख लोगों के, हम किसी कानून से बाध्य नहीं है कि हम उन लोगों के नाम छापे या पब्लिश करें या हम कारण बताएं कि उनके क्यों नाम कटे हैं। ये जो दलील चुनाव आयोग की दी है ये थोड़ा सा बेतुकी सी लगती है मिस्टर रावत। बिल्कुल सही है, मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि चुनाव आयोग को हमेशा ट्रांसपेरेंसी के लिए काम करना चाहिए। हर चीज़ अपने वोटर को बताना चाहिए, पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए, जिससे कि उनको पूरा आश्वासन रहे, वो आश्वस्त रहें कि चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है और हमारा लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में है। एक चीज और आपसे पूछनी है कि क्या चुनाव आयोग के डोमेन में है कि आप किसी की भी नागरिकता को कैंसिल कर दें, क्योंकि अब यही हो रहा है कि भाई बिहार में बहुत सारे लोगों की नागरिकता जाएगी, उसके बाद एसआईआर को और राज्यों में भी रेप्लिकेट किया जाएगा, तो फिर तो इसका मतलब यह है कि नागरिकता को हटाने का काम अब चुनाव आयोग करेगा, जो काम गृह मंत्रालय का है। बिल्कुल आपने सही कहा। ये 1995 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग भी है जिसमें उनका कहना ये था कि नागरिकता जो विषय है वो होम मिनिस्ट्री का है और उसके बारे में जांच करना, उसके बारे में सर्टिफिकेट देना, प्रमाण करना या उसको अवधारित करना, ये सब काम जो है होम मिनिस्ट्री के दायित्व के हैं और उनके क्षेत्राधिकार में आते हैं। इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार नहीं है। इलेक्शन कमीशन को यही अधिकार है मात्र क्योंकि 326 आर्टिकल 326 में है कि प्रत्येक नागरिक वोटर बन सकता है। तो उस संबंध में अगर आपके पास कुछ संदेहजनक दस्तावेज हो, जानकारी हो कि किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से नाम जुड़वा लिया है और वो सिटीजन नहीं है, उस मामले में कानून प्रावधान है कि आप उसको शो कॉज नोटिस दीजिए, सुनवाई करिए, उसे एविडेंस देने दीजिए और अगर संतोषजनक ना पाए तो उसको नाम डिलीट कर दीजिए कि वो नागरिक नहीं है, इसलिए उसको नाम हम वोटर लिस्ट से हटा रहे हैं। जब ये साधारण प्रक्रिया आपके पास है तो एसआईआर जैसी कठोर प्रक्रिया जिसमें पूरे आम वोटर भी परेशान हो, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, नहीं किया जाना चाहिए। राहुल गांधी का जो खुलासा है सर, उस पर आपका क्या कहना है? 5 तरीके की वोट चोरी की उन्होंने बात कही, उन्होंने फेक वोटर्स, डुप्लीकेट वोटर्स, बल्क वोटर्स, सिंगल एड्रेस की बात किया, फॉर्म 6 की बात किया और फिर उन्होंने वोटर के एडिशन की तो बात ही नहीं की, यहाँ तो वोटर डिलीशंस की बात की जो माधवपुरा में जो उन्होंने किया है, महादेवपुरा में सॉरी, जो कर्नाटक की एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है। और अगर इसी तरीके की वोट चोरी अगर पूरे देश में हुई होगी तो क्या अब इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए, जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, उल्टा इन्वेस्टिगेट करने के चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट मांग रहा है। ये बिल्कुल सही नहीं है और मैंने कहा ये दुर्भाग्यजनक भी है। जब भी कोई स्टेक होल्डर, पार्टी का कोई सीनियर लीडर किसी भी तरह के एलिगेशंस लगा रहे हैं, उस समय इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व बन जाता है कि उस
एलिगेशन को तुरंत जांच करें, अपने मशीनरी, अपने फील्ड स्टाफ सबको लगाएं और जल्दी से जल्दी उसके तथ्य पता करें और उन तथ्यों को कंप्लेनेंट को और पब्लिक डोमेन में दोनों में तुरंत प्रस्तुत करें, जिससे कि आम जनता को, आम वोटर को भी भरोसा रहे कि हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है। लेकिन अब सर रिट्रीव कैसे होगी ये सिचुएशन, क्योंकि राहुल गांधी से तो एफिडेविट मांगा गया, फिर पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं कि भाई अगर आपके दाल में काला नहीं है तो फिर आप एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे हैं, राहुल गांधी से मांगा जाता है। चुनाव आयोग कुछ नहीं बोलता, लेकिन बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उसकी जगह। अब जितनी भी त्रुटियां हैं, जो इरेगुलरिटीज हैं, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती है। ये थोड़ा सा अजीब सा एक ट्रेंड नहीं शुरू हो गया सर? जब जो मैदान बिल्कुल खुला छोड़ दिया आपने, क्योंकि आपने जांच करने से इनकार कर दिया, ओथ मांगने लगे हैं, तो जब मैदान खुला है तो उसमें तरह तरह के प्लेयर्स अपना काम करेंगे, अपना नैरेटिव सेट करेंगे, जिसको कोई रोक नहीं सकता। और इलेक्शन अगर नज़दीक हो तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपना नैरेटिव सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इवन अभी भी तुरंत जांच करके इन सारे एलिगेशंस के बारे में जो भी धरातली फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उनको कंप्लेनेंट को भी और पब्लिक डोमेन में तुरंत डाल दें। सारे चीज़ें हल हो जाएंगी और ये विवाद यहीं रुक जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव आयोग की ही होल सोल गलती है? क्योंकि अगर चुनाव आयोग थोड़ा सा माइंड अप्लाई करता, थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर लेता कि भाई अगर हम ऐसे करेंगे तो इस तरीके की दिक्कतें होंगी, तो आज इतना केओस होता ही नहीं और नॉर्मल साधारण तरीके से जैसे हर राज्य में चुनाव होता है हो जाता। बिल्कुल सही है। अगर पहले से ही हम ऐसा तय करके चलें कि हमें ट्रांसपेरेंट रहना है, हमें सारी चीज़ों की जांच तुरंत करना है और तुरंत हमें अपने सामान्य वोटर तक पहुंचाना है, तो ये दिक्कत नहीं आती, ये परेशानी बिल्कुल आती ही नहीं। आपको क्या लगता है कि सर अब जैसे कि विपक्षी दल रोल बैक मांग रहे हैं कि भाई आप इस एसआईआर को रोल बैक कर दीजिए, आपका क्या मानना है कि अगर बिहार में सामान्य तरीके से चुनाव अगर होंगे तो क्या हमें 2025 वाली जो वोटर लिस्ट है उसी के हिसाब से चुनाव करा लेना चाहिए और इस एसआईआर को क्या निरस्त करना चाहिए? कानूनी तौर पर वोटर लिस्ट जो है वो 1 अक्टूबर की स्थिति में जो एलिजिबल हैं उनको इंक्लूड करने वाली प्रकाशित हुई होगी, तो उसके आधार पर चुनाव कराया जा सकता है, लीगली वही टेनेबल होगी। एसआईआर के बारे में निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में है। वो क्या कहते हैं, उनका क्या आदेश होता है, उसका पालन करने के लिए हम सभी लोग बाध्य हैं। तो मुझे लगता है कि उसका प्रतीक्षा करनी चाहिए और उसके अनुसार फिर आगे कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आपका क्या मानना है, क्या वोटर फ्रेंडली है ये एसआईआर? क्या वोटर्स के लिए सहूलियत वाली ये एक्सरसाइज है? आपका क्या मानना है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस उद्देश्य से आपने ये किया है उस उद्देश्य की पूर्ति अलग साधारण कानूनी प्रावधानों के तहत की जा सकती थी। नहीं, क्योंकि कोर्ट्स भी अभी तक तो इलेक्शन कमीशन का ही समर्थन कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि भाई बहुत वोटर फ्रेंडली एक्सरसाइज है और एक्सक्लूजनरी नहीं है, ये इंक्लूजनरी है, क्योंकि हमने पहले जहां 7 डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते थे अब हमने 11 डॉक्यूमेंट्स का प्रावधान कर दिया है। और लेकिन जो पिटिशनर्स हैं उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि भाई बिहार में गरीब तबका है, एससीज हैं, एसटीज हैं, ओबीसीज हैं, मुसलमान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है और उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो उनके बारे में ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग सोच ही नहीं रहा है। मुझे ये लगता है कि 7,97,00,000 की मतदाता सूची थी पहले, उसमें 7,24,00,000 की ही ड्राफ्ट पब्लिश हुई है और उसको अगर कोई इंक्लूसिव मान रहा है तो मुझे लगता है उसको भ्रांति हुई है। लेकिन अंत में बस ये मेरा आखिरी सवाल है सर कि आप क्या कहेंगे कि अब ये एसआईआर अगर मान लीजिए कि बिहार में इसी तरीके से लागू हो जाता है, कोर्ट भी उसको हरी झंडी दे देता है, तो क्या फिर हम एक बहुत बड़ी परेशानी की तरफ आगे देख रहे हैं? क्योंकि एक बार बिहार में अगर ये चल पड़ा तो फिर सभी राज्यों में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखिए, अगर बिहार में इन चीज़ों को सफल मानते हुए इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा तो इलेक्शन कमीशन का अनुभव पर्याप्त होगा अन्य राज्यों में भी इसे लागू करने का। लेकिन जिस तरह का अभी दिखाई दे रहा है और जब पोलिंग होगी उस समय दिखाई देगा, क्योंकि जो नाम कट गए हैं 200-250, मान लीजिए वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गए, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर पे जो तनाव होगा, जो प्रॉब्लम होगी, उससे पता लगेगा कि हुआ क्या है, असली इंक्लूसिविटी है कि एक्सक्लूजन था, ये सब तभी पता लगेगा।
लेकिन जितने भी एक्सपोजेस हुए हैं सर, चाहे वो अजीत अंजुम का हो, चाहे दैनिक भास्कर का हो, चाहे राहुल गांधी का हो, या फिर जो तमाम जो चीजें समझ में आई कि किस किस तरीके से, जैसे वाल्मीकि नगर का एक जो इलाका है बिहार का, वहां पर रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक स्टोरी किया जिसमें कि पाया गया कि 2,92,000 से ज्यादा ऐसे घर हैं जिनका जो पता है वो 0000 करके है। और जो स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर है वो कहता है ये तो सिस्टमिक प्रॉब्लम्स है, हम इनकी त्रुटियां हैं ठीक कर देंगे। क्या ये चुनाव आयोग अफोर्ड कर सकता है ये बात बोलने के लिए? जी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। अगर सिस्टमिक एरर भी है तो उसको तुरंत ठीक करना चाहिए, उनके पास संसाधन है, तुरंत ठीक करके उसको बताना चाहिए कंप्लेनेंट को और सभी को कि इसमें ये गलती थी और इसको ठीक किया गया। और ये पहले उदाहरण है हैदराबाद का, मैंने पहले भी आपको बताया है कि हैदराबाद में शिकायत आई थी तो तुरंत 24 टीम बनाई गई, उनमें उनका प्रतिनिधि भी रखा गया, शिकायतकर्ता का, पॉलिटिकल पार्टीज का भी रखा गया, और दिन भर में सारे घरों की छानबीन करके, पते ठीक पता करके, सारे वोटर्स की जांच करके शाम को निर्णय दे दिया गया कि भाई इतनी ही गलतियां मिली हैं, इसके अलावा कोई गलती नहीं है, और इनको भी करेक्ट कर लिया गया है। तो ये करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, तभी वोटर का विश्वास बना रहेगा। चलिए, तो ये जो हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में ये अभी चल रही है, आज दूसरा दिन था, कल के दिन और भी हियरिंग होगी, तो देखते हैं कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट से निकलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रावत साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।